वो तारीख थी 6 जुलाई 2021 की। शाम के तकरीबन 7 बजने वाले थे। हमेशा की तरह श्री कृष्ण स्वरूप अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। श्री कृष्ण स्वरूप एयरपोर्ट में अकाउंटेंट थे। परिवार दिल्ली के पालम में रहता था। उनके परिवार में 55 साल की पत्नी बबीता और 27 साल का इकलौता बेटा गौरव था। जैसे ही वो घर की दहलीज पे पहुंचे, उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि दरवाजा पूरी तरह से लॉक नहीं था। हाथ में थोड़ा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अब जो कदम ऑफिस से तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए मानो रुक गए थे। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। अभिवादन स्वीकार कीजिए आप आई के तरीका। इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि कातिल की एक छोटी सी भूल ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। श्री कृष्ण स्वरूप को थोड़ा सा अजीब लग रहा था अपने घर जाने में, लेकिन उनकी बेचैनी घर में घुसते ही और बढ़ गई क्योंकि घर के अंदर घुसते ही सारा सामान बिखरा हुआ था। सब कुछ अस्त व्यस्त था। फिर भी कदम तेजी से अंदर वाले कमरे में पहुंचे। वहां चारों तरफ सिर्फ खून ही खून बिखरा हुआ था। उसी खून के बीच में एक लाश पड़ी थी। वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे और बेटे गौरव को आवाज देने लगे। लेकिन उस घर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी और वो आवाज थी श्री कृष्ण स्वरूप की। उनके हर सवाल पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब बेटे की तलाश में वो जैसे ही दूसरे कमरे में घुसे, वहां बेटा गौरव बेसुध पड़ा हुआ था। आसपास खून बिखरा पड़ा था लगी। अब उनकी चीखने की आवाज पड़ोस तक पहुंचने लगी। पड़ोस के लोग भी वहां जल्दी से इकट्ठे हो गए और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। और श्री राम कृष्ण स्वरूप के रिश्तेदारों को भी इस डबल मर्डर की घटना की खबर मिली। चूंकि मामला एयरपोर्ट अधिकारी से जुड़ा हुआ था, लिहाजा पालम इलाके कई सीनियर अफसर भी मौके वारदात पर पहुंच गए। फिर मामले की तफ्तीश शुरू हुई। घर का पूरा सामान बिखरा था। श्री कृष्ण स्वरूप के परिवार में सिर्फ 2 लोग थे। अब दोनों की ही मौत हो चुकी थी। वो खुद ऑफिस से जब लौटे थे तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। ऐसे में पुलिस ने छानबीन शुरू की तो अंदाजा लगा कि कहीं लूटपाट के इरादे से तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया। लिहाजा ये जांच की गई कि घर से क्या कीमती सामान गायब है। चूंकि घर का सारा सामान सही सलामत था तो पुलिस ने कातिल का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। क्योंकि एक ही कैमरा घर के बाहर लगा था, लेकिन जांच में पता चला कि सीसीटीवी कैमरा तो लगा है, लेकिन उसका रिकॉर्डर डीवीआर गायब है। इसलिए पुलिस का शक और बढ़ गया कि डबल मर्डर लूटपाट के इरादे से तो अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि ये कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है। अब ये सवाल था कि इस डबल मर्डर केस को किस साजिश के तहत अंजाम दिया गया। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या कोई पुरानी दुश्मनी है या फिर कोई विवाद है? इस बारे में जब श्री कृष्ण स्वरूप से पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह से विवाद या दुश्मनी से साफ तौर से इनकार कर दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं पता चला जिससे लगे कि कोई रंजिश या दुश्मनी हो। ऐसे में पुलिस के लिए केस पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर बन गया था। दिल्ली पुलिस ने आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज की जांच की। उसमें देखा गया कि कोई शख्स अपने चेहरे को गमछे से पूरी तरह से ढका हुआ है और वो सिर्फ 4 सेकंड उस फुटेज में आया हुआ है, जिसमें शायद वो डीवीआर लेकर जा रहा है। इस तरह फुटेज में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस को एक फुटेज तो मिल ही गया था लगभग। उस फुटेज में कातिल की कोई भी पहचान या कोई भी सुराग नहीं दिख रहा था। पुलिस के अब फिर हाथ खाली हो गए थे। जब पुलिस हर तरह से कोई सुराग नहीं जुटा पाई, तब आसपास के एरिया में पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो शख्स 4 सेकंड की फुटेज में दिख रहा था, वो पैदल ही जाते हुए मिला था। अब ऐसे में ये बात साफ थी कि या तो वो आसपास का रहने वाला होगा जो पैदल अकाउंटेंट ऑफिसर के घर तक के आया होगा, या वो किसी किराए की गाड़ी लेकर घर तक पहुंचा होगा। आसपास के लोगों को ऐसा कोई नहीं मिला जो नकाब वाले को पहचानता हो। इसलिए पुलिस ने पालम के दुकानदार और ई रिक्शा वालों से पूछताछ की। इस दौरान एक ई रिक्शा वाले ने पुलिस को बताया कि उस दिन एक लड़के को मेट्रो स्टेशन तक के वो छोड़ने के लिए गया था। वो लड़का चेहरे पे गमछा बांधा था और उसके हाथ में खून लगा था। जब मैंने उससे खून के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मुझे चोट लग गई। इसके बाद मैंने उसे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे पहचानता नहीं। अब पुलिस को फिर से इसमें कोई खास सुराग नहीं समझ में आया। तब पुलिस ने ई रिक्शे वाले से पूछा कि क्या कोई खास बात है जो उससे जुड़ी हो, जो तुम्हें याद हो। तब ऑटो वाले ने बताया कि साहब, एक बात जरूर है, मेरी उस लड़के से किराए को लेकर थोड़ी बहस हुई थी, क्योंकि मेट्रो तक जाने का किराया 30 रुपये तय हुआ था। वहां पहुंचने पर उस लड़के ने मुझे 20 रुपये का नोट और एक 10 रुपये का नोट दिया, लेकिन 10 रुपये का नोट काफी फटा हुआ था, जिसे मैंने लेने से मना कर दिया। जब उस लड़के ने कहा कि मेरे पास इस 10 रुपये के फटे नोट के अलावा दूसरा नोट है नहीं, तब मैंने भी उससे कह दिया कि भैया, किसी भी हालत में मुझे मेरे रिक्शे का किराया चाहिए। किराए को लेकर हम दोनों में थोड़ा बहुत विवाद भी हुआ। फिर तब मैंने उससे कहा कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप मुझे पेटीएम ही कर दो। इतना कहने पर उस लड़के ने मुझसे 30 रुपये ले लिया और 30 रुपये मेरे मोबाइल पर पेटीएम कर दिया।
रिक्शे वाले की जबान से जब पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस की आंखों में चमक आ गई। पुलिस द्वारा तुरंत उस रिक्शे वाले के पेटीएम की डिटेल ली गई। इसके बाद उस नंबर का पता लगाया गया जिस नंबर से उस लड़के ने पेटीएम किया था। पुलिस द्वारा जब उस नंबर की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि ये नंबर किसी अभिषेक नाम के बंदे के नाम से रजिस्टर्ड है। आगे जांच हुई तो पता चला कि ये नंबर तो श्री कृष्ण स्वरूप की पत्नी बबीता के भतीजे का नंबर है। ये वही लड़का है जो पुलिस की जांच के दौरान वहां पहुंचा था। पोस्टमार्टम कराने से लेकर हर जगह वो पुलिस के साथ था। कई बार तो उसने पुलिस से भी सवाल किए थे कि आखिर इस घटना के पीछे है कौन, पुलिस क्यों नहीं उसे पकड़ पा रही है। लेकिन जैसे ही पेटीएम नंबर से पुलिस को अभिषेक की डिटेल मिली तो पुलिस को तुरंत समझ में आ गया कि कातिल वही है, क्योंकि जांच के दौरान अभिषेक ने कभी ये नहीं बताया था कि वो पहले घर तक आया था और फिर ई रिक्शा से मेट्रो और फिर अपने घर तक गया। लेकिन पुलिस को अब ये पता लगाना था कि आखिर अभिषेक ने दो कत्ल किए क्यों, उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। पुलिस ने जब अभिषेक से पूछताछ की तो उसने हत्या की सारी बातें कबूल कर ली। इसके पीछे की वजह क्या है, जब ये पुलिस ने पूछा उससे तो उसने कहा कि कुछ महीने पहले उसे एक परिवार की शादी में जाना था। कोरोना की वजह से पैसों की तंगी थी। तब उसने अपनी बुआ से 50,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रहा था। इसी बात को लेकर बुआ अक्सर उससे ताने मारा करती थी। 6 जुलाई की घटना वाले दिन उनके घर वो किसी और काम से आया था। घर आकर काफी देर तक अपने रिश्ते के भाई गौरव के साथ टीवी देख रहा था। कुछ देर बीतने के बाद बुआ ने उसे फिर 50,000 रुपए के लिए ताना मारना चालू कर दिया। बस इसी बात से अभिषेक को काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो कई बार कह चुका था कि अभी हालत टाइट है, जैसे ही मैं कुछ कमाऊंगा आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। इसी बात से गुस्से में आकर अभिषेक ने डम्बल उठाया और कमरे में घुसकर और बबीता पर हमला कर दिया। बबीता को उसने पीट कर मार डाला। उस समय गौरव अपने कमरे में ही था। फिर अभिषेक ने गौरव को भी उसी डंबल से पीट कर मार डाला। इसके बाद उसने कैमरे से डीवीआर निकाला और अपने चेहरे को गमछे से बांधकर तेजी से निकल गया। ई रिक्शा को पैसे देने के लिए उसके पास खुले पैसे भी थे, लेकिन 10 रुपए का नोट फटा नहीं होता तो वो कभी भी पेटीएम से पेमेंट नहीं करता। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो शायद इस ब्लाइंड मर्डर को भी खोल पाना उतना आसान नहीं होता। इस तरह 10 रुपए के फटे हुए नोट ने कातिल का पता बता दिया। जिस डंबल से बबीता और गौरव की हत्या की गई थी, गौरव ने उसे कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन एक्सरसाइज करने के लिए बुलवाया था, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था। श्री कृष्ण स्वरूप ने बताया कि पत्नी हाल ही में कोरोना से ठीक होकर रिकवर कर रही थी। बेटा भी बेरोजगार होकर घर पर ही था। दोनों उसी डंबल से उन दिनों एक्सरसाइज करते थे, लेकिन घटना वाले दिन उन्हीं डंबल को अभिषेक ने अपना हथियार बना लिया। तो दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक खास कहानी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरी एक छोटी सी गुजारिश और है आपसे कि आप जिस भी क्षेत्र से, जिस भी एरिया से, जिस भी देश से, जिस भी शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी लोकेशन जरूर बताएं। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और जल्दी मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।